आज का टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर का कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि आपके बोर्ड पे दिख रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों 6.25, ये सभी एडवांस न्यूमेरिकल है जो आपको बनाने में डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, इसलिए उसको कवर किया जा रहा है। यहाँ बच्चों एक ट्रिगोनोमेट्रिक यानी त्रिकोण के आकार का एक सतह रखा हुआ है। यहाँ पे इंक्लाइनेशन कितना है 30 डिग्री, यहाँ पे इंक्लाइनेशन कितना है बीटा 37 डिग्री। प्रश्न क्या कर रहा है ज़रा समझिए। यहाँ इसके वर्टेक्स पे यानी चोटी पे दो बॉल हमने रखा है सेम मास का, नाम भी दे दिया है बॉल का 1 और 2। प्रश्न ये बोल रहा है बच्चों कि दोनों बॉल को यदि एक ही समय पे हम छोड़ दें तो बताइए जल्दी कौन पहुंचेगा नीचे। पहला प्रश्न क्या है, दोनों बॉल को यदि एक ही समय छोड़ दें तो दोनों बॉल में, दोनों गेंद में सबसे पहले कौन पहुंचेगा नीचे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है किस बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, पहले वाले बॉल की या दूसरे वाले बॉल की। तो इन दो प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से हम सोचेंगे, कौन जल्दी आएगा नीचे, कौन देर से आएगा, कौन तेज़ी से आएगा, कौन धीरे धीरे आएगा। और हमको नोन क्वांटिटी के नाम पे सिर्फ ये दो एंगल्स पता है और ये हाइट पता है। ठीक, ये h हाइट है 10 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है बच्चों 10 मीटर। ये वाली हाइट मतलब 10 मीटर है। अब कैसे इस तरह के प्रश्न को हल करेंगे बच्चों, कौन पहले आएगा कौन देर से आएगा। यदि यह प्राप्त आप करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या निकाल लीजिए बच्चों, टाइम, कि भाई टाइम किस में कितना लगेगा। अगर ये पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा कौन पहले आया कौन धीरे आया। तो ये जो बॉल है, ये जो गेंद है बच्चों, डुगर के इसी रास्ते से ना आएगा ऐसे। ये भी गेंद है जो डुगर के इसी रास्ते से आएगा बच्चों। अब फ्रिक्शन को कितना मान लेना है बच्चों 0, ताकि हमको आसानी हो। प्रश्न में बोला है फ्रिक्शन 0 है। सबसे पहले हमको टाइम पता करना होगा, पहले बॉल के द्वारा कितना टाइम है, दूसरे बॉल के द्वारा कितना टाइम। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है जी, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक, ये तो बहुत नॉर्मल फार्मूला है बच्चों, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब जरा बताइए पहले गेंद के द्वारा कितना समय लगा है, उसके लिए यहाँ से यहाँ का क्या चाहिए बच्चों, डिस्टेंस, जो कि नहीं पता है। यहाँ से यहाँ किस वेलोसिटी से आ रहा है वो भी पता होना चाहिए, जो कि नहीं पता है। तो ना ही हमको डिस्टेंस पता है ना ही हमको स्पीड पता है, तो फिर टाइम कैसे पता चलेगा भाई, यहाँ मामला फंस गया भाई। हाँ, एक चीज़ पता है कि यहाँ बॉल को हमने छोड़ा है, मतलब इनिशियल स्पीड कितना है प्यारे बच्चों 0। तब तो मामला फंस गया भाई। अब कैसे निकले भाई इस मामला से। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं बच्चों यहाँ से यहाँ तक का हाइट h1 है और ये वाली हाइट कितनी है जी h2, जो कि हमको नहीं पता है लेकिन हमने मान लिया। अब थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे जरा। इस बॉल पे बच्चों धरती माता कितनी फोर्स लगाएंगे, देखिए m × g। ये वाला आप जानते हैं बच्चों, ये एंगल कितना होगा बच्चों 30। तो mg का मान यहाँ कितना मिल जाएगा जी, mg cos 30
और mg का एक मान यहाँ कितना मिल जाएगा भाई, mg sin 30। तो mg को बच्चों दो भाग में हमने तोड़ लिया, फ्रिक्शन है नहीं कि कोई टेंशन है। उसी प्रकार बच्चों दूसरे वाले बॉल पे भी जरा फ्री बॉडी डायग्राम देख लीजिए, क्या क्या लग रहा है, क्या क्या लग रहा है जी। यहाँ पे धरती के तरफ mg, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला एंगल 37। तो mg का मान यहाँ कितना मिलेगा जी, mg cos 37, और इस साइड कितना मान मिलेगा, mg sin 37। बस यही फोर्स लग रहा है बच्चों, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे कैसे अब आगे बढ़े भाई, H1 भी नहीं पता है, H2 भी नहीं पता है। पहले बॉल के लिए बच्चों फॉर बॉल 1 के लिए थोड़ा देख लेते हैं। टाइम कितना लिख सकते हैं बच्चों 1 के लिए, कितना हाइट माना है बच्चों h1, कितना स्पीड से आ रहा है सर, नहीं पता सर, v1 मान लिया। h1 भी नहीं पता है सर, v1 भी नहीं पता है, तब क्या करें भाई, h1 निकाल लीजिए, v1 निकाल लीजिए, टाइम निकल जाएगा। h1 कैसे निकालें, तो उसके लिए बच्चों क्या तरीका है जरा देखिए, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, इसको d मान लिया। अब ट्रायंगल आप a b d में जरा जाइए और a b d में जरा हमको बताइए साइन 30 डिग्री बराबर कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी बच्चों AD, तो AD कितना माने हैं आप H, और हाइपोटेनस क्या होगा जी 90 के सामने वाला साइड ना, जिसको आपने क्या माना है H1। तो यहाँ से ज़रा आप बताइए बच्चों H1 बराबर कितना हो जाएगा जी, H भागा साइन 30। तो H हमको पता है 10 मीटर, साइन 30 पूरे दुनिया को पता है। H1 पता चल गया कि नहीं पता चल गया जी। तो टाइम निकालने के लिए एक तो हमने कठिनाई दूर कर दी, H1 का मान यहाँ निकाल लिया। अब V1 कैसे निकालें सर, क्या बिना V1 के काम चलेगा, स्पीड भी तो पूछा था, कौन तेजी से आएगा कौन धीरे धीरे आएगा, क्या हम बिना V1 के निकाल सकते हैं सर टाइम, क्योंकि V1 निकालने के लिए कोई हमारा जुगाड़ यहाँ काम नहीं कर रहा है। तो V1 कैसे निकालेंगे बच्चों, इससे बढ़िया है V1 निकालने से बढ़िया है कि टाइम ही निकालने का कोई दूसरा उपाय खोज लीजिए। कैसे ये जानकारी मुझको मिली, क्योंकि हम V1 निकालें डिफरेंट प्रोसेस से, V1 यहाँ निकालना थोड़ा सा कठिन लग रहा है, इसलिए टाइम निकालने का बच्चों हमने दूसरा तरीका ही देख लिया। बॉल 1 का है इसलिए यहाँ T1 दे दिया। तो आप ये वाला इक्वेशन कभी ना कभी देखे होंगे बच्चों, ठीक। अगर इसको बॉल 1 के लिए हम अप्लाई करें बच्चों, तो सारे जगह 1 1 लिखना होगा। अब ज़रा बताइए इनिशियल स्पीड कितना है जी बॉल 1 का, 0। हाइट कितना वो तय करके आएगा बच्चों, h1। इनिशियल स्पीड 0 है, टोटल 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a1 और t1 स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली हमको क्या मिल जाएगा जी, h1 बराबर हाफ a1 t1 स्क्वायर। तो
T1² बराबर कितना हो जाएगा जी? कट तो नहीं रहा है ना बोर्ड पे? कट रहा है तो दूसरी तरफ देखेंगे। हाँ जी, T1² कितना हो जाएगा बच्चों? T1 को यहीं छोड़ दीजिए, 2H1, H1 तो भाई पता हो गया है हमको, 2H1/A1। तो T1 बराबर कितना हो जाएगा जी? √2H1/A1। अब मामला सर यहाँ पे क्या फंस रहा है? फिर H1 हमको पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता है कि पहला गेंद कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है। यहाँ मामला कौन फंसाया था बच्चों? वेलोसिटी। यहाँ मामला कौन फंसा दिया जी? टाइम में एक्सेलरेशन। अब आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो वेलोसिटी प्राप्त कीजिए या तो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ही प्राप्त करने में भलाई है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो ज़रा आप बताइए, नेट फोर्स कितना होगा जी बॉल 1 पे? बोलिए, नेट फोर्स कितना होगा? बॉल का मास अब बॉल का एक्सेलरेशन। ये नेट फोर्स कितना है ज़रा देख लीजिए, mg/30। mg/30 के कारण ही ना ये डुगर के आ रहा है। mg/cos30 को कौन बैलेंस यहाँ करेगा जी? नॉर्मल रिएक्शन। तो R खा जाएगा mg/cos30 को, और mg/sin30 को खाने वाला कोई नहीं है, फ्रिक्शन भी 0 है, यानी ये इतना ही फोर्स से नीचे डुगरते हुए आएगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा जी? mg/sin30 बराबर ma1। यहाँ देखिए बच्चों, m कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जी? g/30। g हमको पता है, sin30 पूरे दुनिया को पता है, a1 भी पता चल गया। तो फाइनली बच्चों T1 का मान कितना होगा जी? 2H1 डिवीजन A1 का मान रख दीजिए बच्चों, sin30। और H1 भी पता चल गया है बच्चों, H1 का मान कितना रख देंगे जी? H1 का मान कितना रख देंगे भाई? देखिए यहाँ H1 कितना है? देखिए यहाँ पे H/sin30, ये H1 का मान रख दिया, और नीचे क्या है जी? ऑलरेडी G है ना, sin30 दो बार है। यहाँ से बच्चों आप क्या निकाल सकते हैं? टाइम का मान। ठीक, तो ये पहले बॉल का बच्चों क्या निकल गया? टाइम निकल गया। अब दूसरे बॉल का टाइम हम कैसे निकालेंगे जी? दूसरे बॉल का टाइम भी ऐसे ही निकालेंगे। देखिए ब्लू कलर से हम बना रहे हैं 4 बॉल 2। तो H2 का मान हमको चाहिए। सबसे पहले बॉल 2 के लिए टाइम कितना होगा जी? डिस्टेंस कितना है देख लीजिए, H2। और क्या चाहिए जी? वेलोसिटी V2। तो हमको ये नहीं पता है वेलोसिटी, H2 भी नहीं पता है, तो H2 कैसे निकालेंगे? कौन से त्रिभुज में जाएंगे बच्चों? ADC। और इसमें sin37 बताइए, परपेंडिकुलर यानी कि H बाई हाइपोटेनस यानी H2। तो H2 कितना हो गया जी?
h बाई साइन 37। H2 निकल गया जी। सेम प्रोसेस है बच्चों। फिर ये वाला फॉर्मूला बच्चों इस्तेमाल करेंगे। तो T1 यहाँ आया था ना जी 2H1/A1, उसी तरह T2 कितना आ जाएगा बताइए, क्या चेंजेज होगा जी। 2 तो वैसे ही रहेगा, H1 के जगह क्या हो जाएगा H2, A1 के जगह क्या हो जाएगा A2। अब A2 कैसे निकालेंगे बच्चों, सेम वही प्रोसेस है बच्चों, जैसे A1 बराबर G sin 30 निकाल ही लीजिए। नेट फोर्स कितना लिखेंगे जी, मास और दूसरे बॉल का एक्सेलरेशन, और नेट फोर्स यहाँ है कितना mg sin 37, mg sin 37 बराबर ma2, mm कैंसिल हो गया जी, तो A2 बराबर कितना मिल गया जी g sin 37, तो A2 भी मिल गया भाई। तो फाइनली T2 का मान कितना होगा जी, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं बच्चों 2, H2 का मान यहाँ से रखिए, यहाँ से H2 का मान h बाई साइन 37, ठीक, और A2 का मान यहाँ रख दीजिए g साइन 37। अब सारे चीज़ों का मान यहाँ पता है बच्चों T1 और T2 में। आराम से आप देख के बता सकते हैं बच्चों कौन ज़्यादा समय होगा और कौन कम समय होगा। देखिए ज़रा यहाँ पे दोनों टाइम में 2 है, दोनों टाइम में h है, दोनों टाइम में g है। तो यहाँ बड़ा और छोटा कौन डिसाइड करेगा जी, साइन 30 का स्क्वायर, साइन 37 का स्क्वायर। आप बताइए साइन 30 का मान ज़्यादा होगा या साइन 37 का मान ज़्यादा होगा जी, साइन 37 का मान ज़्यादा होगा, ठीक। यहाँ देखिए नीचे जगह नहीं है, तो साइन 37 बच्चों ज़्यादा होगा किससे, साइन 30 से। तो ये डिनोमिनेटर में है ना जी, ये ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, और ये कम होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि T1 बच्चों ज़्यादा मिलेगा और T2 क्या मिलेगा जी, कम। तो कौन सा गेंद जल्दी से आ जाएगा नीचे, जिसको ज़्यादा समय लगा है या जिसको कम समय लगा है, जिसको कम समय लगा है। अगर आपको कहीं जाने में कम समय लग रहा है मतलब आप जल्दी जल्दी गए हैं, तो आंसर क्या होगा जी, बॉल सेकेंड नंबर, बॉल पहले चला आएगा नीचे, ठीक। तो पहला आंसर आपके सामने है बच्चों, सेकेंड बॉल कम्स फर्स्ट। दूसरा इसमें क्या पूछा गया था बच्चों, V1 और V2 का मान, कौन फास्ट आएगा और कौन धीरे धीरे आएगा। तो इसके लिए ज़रा ये वाला फार्मूला पे ध्यान दीजिए बच्चों, और ये वाला फार्मूला पे ध्यान दीजिए। आप ज़रा बताइए बच्चों T1 क्या है जी, ज़्यादा, T2 क्या है जी, कम। T2 कम है तो कम क्यों है, ज़रूर V2 क्या रहा होगा, ज़्यादा। और T1 ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ज़रूर V1 क्या रहा होगा, कम। तो आंसर तो मिल ही गया जी, V1 कम है और V2 ज़्यादा है। क्यों V2 ज़्यादा है भाई, क्योंकि T2 कम है, ये कम तभी होगा जब डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, और T1 ज़्यादा है, ज़्यादा तभी होगा जब V1 क्या होगा, कम होगा। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था बच्चों, इसलिए हमने सोचा कि इसको डिस्कशन में ले लेते हैं, है ना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जो लोग न्यूमेरिकल में इंटरेस्टेड नहीं हैं वो चाहे तो इसको एस्केप कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे 6.26, तो मिटाने दीजिए बोर्ड। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न 6.26 देखिए जरा। यहाँ एक स्ट्रक्चर है बच्चों जिसमें एक इंक्लाइनेशन कितना दिया है बच्चों, 37 डिग्री, और यहाँ स्प्रिंग बंधा हुआ है बच्चों, और स्प्रिंग के धागे से यहाँ एक क्या है जी, पुली, चक्री, घिरनी, और स्प्रिंग से धागा किससे जुड़ा है जी, ब्लॉक, जिसका मास कितना है बच्चों 1 kg, और इस धागा में जैसे 1 kg मास हमने जोड़ा, ये स्प्रिंग लमर कर एक्सटेंड होकर कितना मीटर आगे बढ़ गया, 0.1 मीटर। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइए यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं बच्चों, यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वर्क एनर्जी पावर में। तो म्यू कितना होगा, तो आप जरा बताइए इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों। एक नीचे की तरफ क्या लग रहा है जी, mg, ये वाला जरा बताइए कितना एंगल हो जाएगा, 37, यहाँ मान कितना होगा जी, mg cos 37, और यहाँ कितना मान होगा जी, mg sin 37। तो जरा बताइए स्ट्रिंग में हम जब ब्लॉक बांधे थे तो वो कौन से फोर्स के कारण 0.1 मीटर चला आया नीचे, mg cos के कारण या mg sin के कारण, mg sin के कारण। और नीचे आने के कारण स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ है या एक्सटेंशन हुआ है, एक्सटेंशन हुआ है, लमर गया स्प्रिंग। कितना लमरा होगा जी, जितना ये नीचे घसक गया ब्लॉक बांधने के बाद, 0.1 मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया है बच्चों। अब जरा देखिए mg cos 37 नीचे लग रहा है, तो ऊपर क्या लगा होगा बच्चों, r। ये ब्लॉक ना ही नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है बच्चों r बराबर कितना है, mg cos 37। अब आपसे म्यू के बारे में बच्चों पूछा जा रहा है, तो आप जानते हैं कि फ्रिक्शन बराबर क्या होता है बच्चों, म्यू आर, और यहाँ पे r आपको पता है कितना है जी, mg cos 37। तो यहाँ से म्यू बराबर कितना होगा बच्चों, f डिवीजन mg cos 37। अब यहाँ देखिए मास हमको पता है, g पूरे दुनिया को पता है, cos 37 भी पूरे दुनिया को पता है, लेकिन फ्रिक्शन तो नहीं पता है हमको। मामला तो बिगड़ गया। फिर कौन यहाँ मामला फंसा दिया जी, फ्रिक्शन। अब ये मामला कैसे निकलेगा भाई, नॉलेज के नाम पे स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है 0.1 मीटर। फ्रिक्शन कैसे पता करें, सबसे पहले पता कीजिएगा फ्रिक्शन। सबसे पहले बताइए यहाँ फ्रिक्शन लगेगा किधर जी, mg sin 37 के अपोजिट, ठीक। और ये फ्रिक्शन हमको पता करना है, कैसे पता कर लें भाई, क्या उपाय है। तो समस्या यहाँ फ्रिक्शन का है, फ्रिक्शन भैया के समस्या से कैसे उलझें भाई। तो फ्रिक्शन के मान को पता करने के लिए बच्चों यहाँ पे
वर्क डन का अगर आप कंसेप्ट जानते हैं बच्चों तो वो पार लगा देगा। ज़रा बताइए बच्चों, स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया ना, मतलब फैल गया। स्प्रिंग पर काम हुआ है या स्प्रिंग द्वारा काम हुआ है फैलाने के लिए जी? स्प्रिंग पर काम हुआ है, तो वर्क डन ऑन स्प्रिंग, तो वर्क डन हुआ है स्प्रिंग पे बच्चों, इसलिए ना स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया। और इसमें कौन सी एनर्जी आ गई भाई? पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पे जो कार्य हुआ है उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना हो जाएगा जी? हाफ के एक्स स्क्वायर। के आपको पता है कितना लमर गया जी भाई? जितना ब्लॉक नीचे गया, यानी 0.1, यानी एक्स भी हमको पता है। अब जरा बताइए, स्प्रिंग पर किसने कार्य किया? कौन एजेंट है जी जिसने स्प्रिंग को लमरा दिया? तो ब्लॉक। तो ब्लॉक ने कितना काम किया बच्चों? तो वर्क डन बाय ब्लॉक ऑन स्प्रिंग कितना हो जाएगा जी? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट कितना लगाया था? एक्स। अब देखिए, ब्लॉक ने जितना काम किया एफ एक्स, वही ना काम किस में स्टोर हो गया जी? पोटेंशियल एनर्जी। ब्लॉक ने इतना काम किया, यही काम किस में स्टोर हो गया? हाफ के एक्स स्क्वायर नाम के पोटेंशियल एनर्जी में। यानी ये दोनों वर्क डन क्या होगा बच्चों? सेम। यानी एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स एक्स देखिए यहाँ कैंसिल हो गया बच्चों, तो एफ बराबर कितना हो गया? हाफ के एक्स। अब ये फोर्स किसने लगाया था? ब्लॉक ने लगाया था। स्प्रिंग पे लगाया था सर ब्लॉक ने, ठीक। फोर्स पता कर लीजिए। तो ब्लॉक ने कितना फोर्स लगाया जी? कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा? mg sin 37 या फ्रिक्शन? mg sin 37 ना, इसलिए ना नीचे गया। तो नेट फोर्स कितना होगा जी? बड़ा वाला फोर्स देख लीजिए, mg sin 37 माइनस छोटा वाला फोर्स कौन हो जाएगा जी? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब, चलिए फ्रिक्शन है लिखिए अभी। तो ये टोटल फोर्स हो गया बच्चों, ठीक। बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, उतना ही नेट फोर्स से ये घसका होगा। ये कितना हो जाएगा जी? हाफ के एक्स। तो यहाँ से बच्चों देखिए, फ्रिक्शन बराबर कितना होगा जी? माइनस है, उधर चला जाएगा प्लस mg sin 37 माइनस हाफ के एक्स। तो देखिए तो बच्चों यहाँ से फ्रिक्शन मिल गया कि नहीं मिल गया? फ्रिक्शन का यह मान रख दीजिए, काम खत्म। यानी म्यू बराबर कितना होगा बच्चों? फ्रिक्शन का ये वाला मान रख दीजिए, mg sin 37 माइनस हाफ के एक्स डिवाइडेड बाई mg cos 37। अब देखिए, इसमें कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है जिसकी जानकारी आपको नहीं है। मास दिया है बच्चों 1 किलोग्राम। साइन 37 सबको पता है, जी सबको पता है, के आपको दिया है। देखिए एक्स कितना ले लेंगे? 0.1। एम पता है, जी पता है, cos 37 सबको पता है, म्यू यहाँ पता चल गया बच्चों। तो रटने से बार बार बोलते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा। आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना होगा बच्चों, दिमाग लगाना होगा। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल बच्चों देख लेते हैं, 6.28। देखिए ज़रा क्या है, बोर्ड मिटाने दीजिए।
लास्ट न्यूमेरिकल क्या है बच्चों? एक ट्रॉली है, यानी ट्रक जैसा है ट्रक। ट्रॉली का मास देखिए कितना दिया हुआ है जी, 200 किलोग्राम। तो ट्रॉली का मास मिल गया बच्चों 200 केजी। ट्रॉली कितने स्पीड से जा रही है बच्चों? 36 यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितना हो गया जी? 36 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में बदलिए, कितना हो जाएगा जी? 10 मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्शन लेस है बच्चों, यानी फ्रिक्शन का कोई प्रभाव नहीं होगा। यहाँ एक बच्चा है बच्चों जो ट्रॉली में बेचारा बैठा हुआ है, जिसका मास कितना है बच्चों? 20 किलोग्राम। तो मास ऑफ चाइल्ड, सी का मतलब क्या है जी? चाइल्ड। ये कितना किलोग्राम का है? 20 केजी का। और ट्रॉली में जो है कितना दूर पे बैठा है? इंड से कितने दूर पे बैठा है? 10 मीटर। प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखिए। अचानक ये बच्चा खड़ा होके 4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ने लगा, और दौड़ते दौड़ते कहाँ गिर गया जी? नीचे। तो प्रश्न आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि बताइए जब ये बच्चा गिरेगा तो ये ट्रॉली कितना दूर चला जाएगा? पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? जब ये बच्चा गिरेगा, जंप करेगा, तो ये ट्रॉली कितनी दूर आगे रहेगी? दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है बच्चों? ट्रॉली का स्पीड कितना होगा? ट्रॉली का स्पीड कितना होगा कब? जब बच्चा जंप करेगा। ठीक। तीसरा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कितना समय लगेगा बच्चा को जंप करने में? तो यहाँ 3 प्रश्न है बच्चों, आशा कर रहे हैं आपको याद हो गया होगा 3 प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है जी? जब बच्चा ट्रॉली से कूदेगा तो ट्रॉली कितना आगे निकल चुका रहेगा? दूसरा प्रश्न है कि जब कूदेगा उस समय ट्रॉली की स्पीड क्या है? तीसरा प्रश्न क्या है जी? कि जब बच्चा कूद रहा है तो कूदने से जस्ट पहले कितना समय लगा होगा इसको कूदने में? तो यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले यही दिक्कत होती है आप लोगों के साथ, या कोई भी अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है उसको सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि कौन सा कंसेप्ट लगाएं। तो बच्चों हमने लॉज ऑफ मोशन में भी आपको बच्चों पढ़ाया था, जब 1 से 2 सिस्टम होता हो तो वहाँ आंख बंद करके क्या लगा देना? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक। तो यहाँ सिस्टम पहले एक था बच्चों, कौन? चाइल्ड प्लस ट्रॉली। अब एक सिस्टम से कूदने के बाद अलग अलग सिस्टम बन गया, जैसे बंदूक का गोली वाला न्यूमेरिकल बताए थे। बंदूक में गोली पहले एक साथ था, फायर करने के बाद बंदूक अलग गोली अलग। उसी तरह पहले सिस्टम में ट्रॉली और चाइल्ड था, कुछ देर बाद जंप करने के बाद चाइल्ड अलग हो गया और ट्रॉली अलग हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपसे यही ना पूछ रहा है जी ट्रॉली का स्पीड कितना होगा जब चाइल्ड क्या हो जाए जी? जंपिंग, जंप कर जाए, यानी आफ्टर जंप। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कूदने से पहले जो मोमेंटम होगा बच्चों, कूदने के बाद भी क्या मोमेंटम होना चाहिए? सेम। तो कूदने के पहले मोमेंटम कितना था जी? ट्रॉली का मास गुना ट्रॉली का स्पीड प्लस चाइल्ड का मास
गुना चाइल्ड का स्पीड, और कूदने के बाद क्या होगा जी, ट्रॉली का मास और ट्रॉली का स्पीड जो पूछा जा रहा है, प्लस चाइल्ड का मास प्लस चाइल्ड का स्पीड। ठीक, अब यहाँ देखिए बच्चों, ट्रॉली का मास कितना दिया है जी, 200। ट्रॉली का स्पीड कितना है देख लीजिए, 10। चाइल्ड का मास 20 है, और ज़रा बताइए चाइल्ड का स्पीड कितना है जब वो कूदा नहीं था, जब वो चलना नहीं शुरू किया था। पहले तो भाई चुपचाप जा रहा था बच्चा ट्रॉली के साथ, तो चुपचाप बैठा था, तो उसका स्पीड कितना था, 0। ये प्रश्न 0 हमने क्यों ले लिया जी, क्योंकि हम कहाँ बैठ के बना रहे हैं इस प्रश्न को, ट्रॉली के ऊपर। तो ट्रॉली के ऊपर हम बैठ के देखेंगे तो बच्चा हमको रेस्ट में नज़र आएगा, इसलिए हमने बच्चा का स्पीड कितना रख लिया बच्चों, 0। अब देखिए, ये तो जंप से पहले यानी कि जब वहाँ बैठा था तब, लेकिन अब जंप हो गया, अब चाइल्ड अलग हो गया और ट्रॉली अलग हो गया। मास ऑफ ट्रॉली बदल थोड़ी जाएगा जी, कूदेगा नहीं कूदेगा तब भी मास ट्रॉली का 200 ही होगा। ट्रॉली का स्पीड हमको पता करना है बच्चों, चाइल्ड का मास 20 है, लेकिन अब जंप कर चुका है बच्चों, तो ज़रा बताइए अब हम कहाँ से देखेंगे, वहीं से बैठ के देखेंगे तो बच्चा कितना वेलोसिटी से जंप करता हुआ नज़र आएगा जी आपको। अब तो बच्चा अलग हो गया ना ट्रक से, तो हमको भी अलग हो के देखना होगा। तो ट्रक ऑलरेडी कितना से जा रहा था बच्चों, 10 से, और बच्चा अपोजिट में कितना से भाग रहा था, 4 से। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया, 10 में से 4 घटा दीजिए यानी कि 6। तो बच्चा कितने वेलोसिटी से दिख रहा होगा आपको, ये सॉरी 10 से ट्रॉली जा रहा है, 4 से ये अपोजिट में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई भाई, 6। ठीक, तो यहाँ इस इक्वेशंस की मदद से बच्चों आप आराम से निकाल सकते हैं ट्रॉली का स्पीड। ठीक, बात आ गई जी समझ में। ये प्रश्न हमको कहाँ से बैठ के बच्चों सॉल्व करना है। दिक्कत कुछ लोगों को यहाँ पे हो रही होगी, तो उनके लिए बच्चों हम बता दें कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है जी, ट्रॉली पे है ना। तो ये ट्रॉली के साथ खुद कितने आगे बढ़ रहा है, 1 सेकेंड में कितना आगे बढ़ रहा है ऑब्जर्वर, 10 मीटर, और बच्चा 1 सेकेंड में कितना आगे बढ़ रहा है जी, 4 मीटर। तो इसको क्या लगेगा कि ये कितना आगे जा रहा है भाई, 1 सेकेंड में 6 मीटर। ठीक, इसको 1 सेकेंड में 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। इसके लिए इन दोनों की वेलोसिटी क्या है बच्चों, सेम, इसलिए यहाँ माइनस लगाए हैं। बाकी अगर आप धरती से इसको देख के बनाइएगा तो फिर v1 माइनस माइनस v2 रखिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तब धरती से बैठ के अगर बनाना है आपको, तो फिर आपको बिफोर जंप भी धरती पे बैठ के बनाना होगा, आफ्टर जंप भी धरती पे बैठ के बनाना होगा। तो दोनों कंडीशन में बनाने वाला प्रश्न कहाँ बैठा है जी, यहाँ पे। तो यहाँ से बच्चों ट्रॉली का स्पीड आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न खत्म। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है जी, कितना समय लगेगा 10 मीटर तय करके कूदने में। तो ये तो बहुत आसान है जी, समय तो भाई सबके लिए सेम होता है बच्चों। समय जो है रिलेटिव नहीं होता है, ये क्या होता है, एब्सोल्यूट। तो जो ट्रक पे बैठ के देखेगा उसके लिए भी वही समय होगा, जो धरती पे बैठ के देखेगा उसके लिए भी वही समय होगा।
तो समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी भागा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना तय करना है 10 और स्पीड कितना है जी 4 बच्चे का, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 सेकेंड। तो 2.5 सेकेंड लगेगा बच्चा को ट्रॉली से गिरने में। ठीक, तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जब ये जंप करेगा तो ट्रॉली कितना आगे जा चुका रहेगा। ये तो बहुत आसान है जी। तो जंप करने में कितना समय लगेगा 2.5, तो 2.5 सेकेंड में ट्रॉली के द्वारा डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, ट्रॉली का स्पीड अगुना टाइम। तो डिस्टेंस ट्रॉली का कितना होगा जी, स्पीड कितना है भाई ट्रॉली का 10, नहीं यहाँ 10 नहीं लेंगे, स्पीड जो है ट्रॉली का कितना लेंगे जी, सोचिए ज़रा यहाँ पे, ये 10 लेना उचित नहीं होगा। अगर ऑब्जर्वर जो है ट्रॉली पे बैठा है तो 2.5 सेकेंड बाद ट्रॉली कितनी से चलती हुई नजर आएगी उसको। यहाँ एक मामला है 10 इंटू 2.5, जरा इसको देखिए। तो यहाँ क्या मामला फंस रहा है जी, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों यहाँ पे कि जब बच्चा कूदेगा उस समय ट्रॉली कितना दूर जा चुका होगा। तो जब कूदेगा उस समय ट्रॉली का स्पीड कितना है v't। तो v' तो आप यहाँ से निकाल लेंगे जी, ठीक, और टाइम है आपका 2.5। तो यहाँ v' रखिएगा तब आंसर आएगा। अगर आप 10 रख देते हैं तो फिर आप क्या मान के ट्रॉली के द्वारा दूरी आप दिखा देंगे आप कि बच्चा नहीं कूदा है। ठीक, तो ये कुछ कम लोगों को समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, कम लोगों को समझ में आया है मतलब रिवीजन नहीं हुआ है और प्रैक्टिस की कमी है। तो बच्चों हमारे हिसाब से जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था वो हमने बता दिया। अब जो है बच्चों हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर देखने जा रहे हैं। ठीक, और ग्रेविटेशन चैप्टर से पहले एक चैप्टर आता है रोटेशनल डायनेमिक्स, घूर्णन। तो वो हम चाह रहे हैं कि आपको ऑफलाइन कक्षा में ही पढ़ाना उचित होगा। तो इसलिए चैप्टर नंबर 7 के बजाय हम चैप्टर नंबर 8 शुरू कर रहे हैं बच्चों, ग्रेविटेशन। तो आइए देखते हैं क्या है ग्रेविटेशन। तो बच्चों अगला टॉपिक क्या है जी, चैप्टर नंबर 8 यानी कि ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है, हम नेचर में देखते हैं कि जब भी किसी चीज़ को ऊपर उछाला वो फिर से नीचे आ जाता है, या किसी चीज़ को छोड़ दिया वो फिर नीचे आ जाता है। या आपने देखा होगा बच्चों पृथ्वी हवा में एक गोले के समान स्थिर है इस यूनिवर्स में। ये सब किसके कारण हो पा रहा है बच्चों, आप जो है ज़मीन पे स्थिर से खड़ा हो सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में आप जाइएगा तो ज़मीन पे खड़ा नहीं हो पाइएगा, किसी प्लानेट के आसमान में उड़ते रहिएगा। ये सब किसके कारण हो रहा है बच्चों, ग्रेविटेशन के कारण। तो ग्रेविटेशन क्या है बच्चों, ये एक प्राकृतिक घटना है, नेचुरल फिनोमेना। और कब हम समझेंगे कि ग्रेविटेशन नाम की घटना हुई, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे कौन सा फोर्स को अप्लाई करेगा, कौन से बल को लगाएगा बच्चों, एट्रैक्टिव।
यानी अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है तो समझ जाइएगा बच्चों कि यहाँ कौन सी घटना हो रही है, ग्रेविटेशन की। और जो फोर्स लगाएगी ना एक बॉडी दूसरे बॉडी पे, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो डेफिनेशंस आपके सामने हैं बच्चों। एक चीज आपने समझ लिया होगा बच्चों, डेफिनेशन से क्या समझ लिया होगा जी, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा क्या होगा बच्चों, एट्रैक्टिव, कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा। अट्रैक्शन का मतलब समझते हैं ना जी, आकर्षण। दो बॉडी के बीच अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्सन हो रहा है, इसके बारे में कैसी पता जानकारी मिलेगी। अगर दो बॉडीज के बीच यदि डिस्टेंस घट रहा है बच्चों, समझ जाइए अट्रैक्शन हो रहा है। डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है बच्चों, समझ जाइए रिपल्सन हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल को पहचानने का क्या तरीका है जी, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। और बॉडी का मास, एक बॉडी का मास दूसरे बॉडी के मास पे ही लगाता है, यानी कि ये मास के बीच लगने वाला फोर्स है। और दूसरा इसका नेचर क्या होता है, अट्रैक्शन करना, आकर्षित करना। सवाल ये है कि इस ब्रह्मांड में टोटल फोर्स कितने हैं सर, और ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है। तो थोड़ा सा अगला टॉपिक बच्चों देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन यूनिवर्स। तो बच्चों जान के आपको हैरानी होगी कि इस पूरे ब्रह्मांड में बच्चों सिर्फ 4 प्रकार के फोर्स होते हैं। पहला कौन सा है भाई, ग्रेविटेशनल। कहाँ लगता है, अभी हमने बताया है, बिटवीन मासेस, मास के अलग अलग मासेस के बीच में। दूसरा कौन सा फोर्स है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक, ये कहाँ लगता है सर, हर जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगता है। उस जगह लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जहाँ पे संपर्क हो, यानी कि एक चीज़ दूसरे को क्या कर रही हो, छू रही हो, स्पर्श कर रही हो, कांटेक्ट हो। समझ जाइए वहाँ कौन सा फोर्स काम कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। नॉर्मल रिएक्शन कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों बायंसी फोर्स, यहाँ 11th में भी हम पढ़ेंगे बायंसी। तो बायंसी फोर्स भी कौन सा फोर्स है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। ETC बहुत सारे हैं। ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बच्चों, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को बच्चों 2 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है उजा जी, इलेक्ट्रिक फोर्स, और दूसरा क्या होगा जी, मैग्नेटिक फोर्स। आप 10th क्लास बच्चों पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगता है जी, बिटवीन चार्ज। और मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगता है जी, बिटवीन मैग्नेट। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को खींचता है। ये सारे इलेक्ट्रिक फोर्स भी किसका पार्ट है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। मैग्नेटिक फोर्स भी किसका पार्ट है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। ठीक, ये दोनों फोर्स आप महसूस कर सकते हैं बच्चों, है ना। इसलिए इन दोनों फोर्स को हम मैक्रो फोर्स भी कहते हैं। ठीक, तीसरा, इस ब्रह्मांड में कौन सा फोर्स है बच्चों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
आप बच्चों केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया होगा न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है जी, न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, यही ना रहता है, दो चीज़, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। केमिस्ट्री जो अच्छा पढ़ाई कर रहे होंगे उनको एक और चीज़ पता होगा, पॉजिट्रॉन। तो खैर पॉजिट्रॉन अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं बच्चों, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ये आप जानते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है बच्चों, जीरो चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज है, फिर भी उनके बीच अट्रैक्शन होता है जो कि सबसे अधिक होता है इस ब्रह्मांड में, सबसे अधिक बल होता है वो, यानी उससे अधिक फोर्स इस नेचर में क्रिएट कोई नहीं कर सकता है। यानी एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, हालांकि एक पे जीरो चार्ज है एक पे प्लस चार्ज है, फिर भी वो एक दूसरे को सबसे अधिक बल से एक दूसरे को बांधे हुए रहते हैं। इन्हीं को बच्चों बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा? स्ट्रॉन्ग। जैसे एग्जाम्पल में क्या है बच्चों, डायमंड, हीरा। हीरा इस दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। क्यों? क्योंकि हीरा की रचना भगवान ने ऐसा किया है कि उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, उनके बीच सबसे अधिक बल लगता है। सबसे अधिक मतलब ग्रेविटेशन से भी ज़्यादा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज़्यादा। चौथा और आखिरी कौन सा बल है, कौन सा फोर्स है इस ब्रह्मांड में, वो भी न्यूक्लियस के अंदर लगता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बच्चों पेंसिल में, पेंसिल का जो नोक होता है वो किस चीज़ का बना रहता है? ग्रेफाइट का। थोड़ा सा आप प्रेशर बनाइएगा वो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनके बीच जो बंधन होती है, जो बल से, जो फोर्स से जो बंधे होते हैं, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है बच्चों। तो तीसरा और चौथा जो है आप महसूस नहीं कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं बच्चों, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो फोर्स भी कह देते हैं। तो यही चार फोर्सेस होते हैं बच्चों। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन सा फोर्स है चारों में, तो आप क्या जवाब देंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आमतौर पे बच्चे क्या गलती करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देते हैं। और ये आश्चर्य की बात है बच्चों, ये नीट में पूछा हुआ है सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा बल होता है इस यूनिवर्स में, और बच्चे गलत करके चले आते हैं ग्रेविटेशनल, जबकि आंसर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अगला टॉपिक में बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि आखिर कितना फोर्स लगेगा दो मास के बीच में, ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसके बारे में बच्चों कौन बताएगा? न्यूटन। तो अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या देखेंगे? न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो आज ज़्यादा हो गया, आज के लिए इतना ही बच्चों। तो कल के कक्षा में हम देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। उससे पहले आपको सलाह दी जाती है बच्चों, थोड़ा सा वेक्टर में यूनिट वेक्टर ज़रा रिवीजन कर लीजिएगा, वो उसका काम आने वाला है ना। पोजीशन वेक्टर थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, डिफरेंस ऑफ वेक्टर ज़रा रिवीजन कर लीजिएगा, इसका काम है इस चैप्टर में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ध्यान रखिए, अभी सर्दी खांसी का समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो अपने आप को बचा के रखिए। ठीक है बच्चों, ओके।